आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर आरएस मेंस 2021 के अंदर आपका आरपीएससी ने क्या किया, सिलेबस को चेंज किया था। जब आरपीएससी ने सिलेबस चेंज किया तो इसके अंतर्गत एक नया टॉपिक जोड़ा था, भूपारक की संकल्पना। किसको जोड़ा, आप कहेंगे भूपारक संकल्पना एवं राजस्थान में उसकी संभावना। क्या है, राजस्थान में आप कहेंगे उसकी संभावना को जोड़ा। एक चीज आपको माननी पड़ेगी आरपीएससी की, तो आरपीएससी क्या है, सिलेबस को छोटे छोटे भागों में तोड़ के देती है और वहीं से वो क्वेश्चन पूछती है। और आरपीएससी ने क्या है 2021 के अंदर इस सिलेबस को शामिल किया और इसी सिलेबस से आरएस मेंस हुआ आपका 2021 वाला 20-21 मार्च को। और इसी 20-21 वाले मार्च के अंतर्गत आपसे क्या है 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया गया। कितने में, आप कहेंगे 10 नंबर के अंदर इसका। तो 10 मार्क्स का यदि आपके क्वेश्चन इसी से आ गया तो आप क्या कहेंगे, पहली बार जोड़ा। दूसरा, भूपारक की संकल्पना क्या है। दूसरा, राजस्थान में इसकी संभावना क्या है। मजे की बात यह है कि आपके शिव सिंह राठौड़ उस समय आरपीएससी के मेंबर थे। कौन, शिव सिंह। और ये पेपर शेड्यूल हो चुका था आपके 20-21 मार्च को। उस समय फरवरी था, फिर आगे एक महीना आगे किसका दिया गया था, तो ये आपके शेड्यूल हो चुका था पेपर। और शिव सिंह यानी 2022 के अंतर्गत मेंस हुआ था 21 वाला, और शिव सिंह राठौड़ आपके 2021 के अंतर्गत आरपीएससी के थे मेंबर। इन्होंने क्या है 27 दिसंबर की बात है, मतलब 27 दिसंबर को शिव सिंह राठौड़ ने राजस्थान पत्रिका के अंतर्गत एक पूरा पृष्ठ राजस्थान में भूपारक का दिया था। किसका दिया, राजस्थान में भूपारक क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट दिया, उसमें क्या क्या चीज़ों को शामिल किया जाता है, राजस्थान में उसकी क्या क्या संभावनाएं हैं, कितने को आपके उसको दर्जा दे दिया गया है, ये सारी चीज़ें दे रखी थी। तो हमारा दिमाग सीधा सा क्लिक करता है कि जब सिलेबस में जोड़ दिया गया, सिलेबस आरपीएससी के मेंबरों के पास तो जाता है। दूसरा, यदि कोई आरपीएससी का मेंबर ही उसके बारे में कुछ लिख रहा है तो कुछ न कुछ तो आपको संकेत मिल रहा है कि आप उसको क्या कर लो, तैयार कर लो। तो मुझे लगता है कि 2020 के अंतर्गत यानी 21 वाले मेंस के अंतर्गत ये 10 मार्क्स में आ गया। तो जो फ्यूचर है आपका, फ्यूचर वाला जो भी मेंस होगा 2023 से अगला जो भी मेंस होने वाला है, वहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो आपसे 10 नंबर में क्वेश्चन पूछे। वो आपसे किस में पूछा जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि वो 2 मार्क्स में भी आ सकता है, या वो आपके कितने 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 15 शब्दों में आ सकता है, 50 शब्दों में आ सकता है, और तीसरा आपके 100 शब्दों में भी वापस पूछा जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं, कभी भी उस एंगल को लेकर नहीं चलना है कि 10 का आया तो हमेशा 10 का आएगा, ये किसी बात की गारंटी नहीं है। क्योंकि जो जियोग्राफिकल आपके जो टाइम स्केल थी, जियोलॉजिकल आपका जो टाइम स्केल है जीटीएस, उस जीटीएस के बारे में भी पहले ये कहा जाता था कि वो हमेशा आपके 10 मार्क्स में आता है। कितने में, 10 में आता है। लेकिन ऐसी भ्रांतियों से दूर रहें, क्योंकि उसने आपके 5 नंबर में पूछा, हो सकता है कि वो आपसे क्या है 2 नंबर में भी पूछ सकता है। जैसे होमोसीन युग दे दिया, प्लीस्टोसीन युग दे दिया, तो वो 2 नंबर के आगे, अब आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। तो आज हम इसके अंतर्गत अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से आपके क्या करेंगे, तो आप कहेंगे जो ये भू पार्क है इसकी संकल्पना क्या है, आपके इसको बोलते हैं भू पार्क यानी जियो पार्क की संकल्पना क्या है। फिर हम देखेंगे कि भू विविधता क्या है, जियो डाइवर्सिटी क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तीसरे नंबर पे आपके किस चीज़ को देखेंगे, जियो टूरिज्म क्या होता है, जियो टूरिज्म के बारे में देखेंगे। फिर आपके राजस्थान के अंतर्गत आपके जो भू पार्क है, आपके जियो पार्क है, उनकी जो संकल्पनाओं को निर्धारित करने वाले राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र हैं उनको देखेंगे। साथ ही हम उन चीज़ों को देखेंगे जो आपके क्या संभावनाएं बन रही है कि वहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे हो सकता है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। और राजस्थान में आपके जो जियो टूरिज्म है उसकी कहाँ पे संभावनाएं हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे।
भूपारक की क्या विशेषताएं होती है उसको देख लेंगे, प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे, सारी की सारी चीजें, राजस्थान की चीजें देखेंगे। फिर यदि हम यूनेस्को के टॉपिक को ही पढ़ रहे हैं तो हमें 2 नंबर में यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व हेरिटेज साइटें कितनी है राजस्थान में, उसके नाम लिखिए, उसके नाम गिनाइए, तो आपको वो चीजें बतानी पड़ेगी, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अब एक आंसर जो मॉडल आंसर कह सकते हैं वो कैसा होना चाहिए, कितने शब्दों में होना चाहिए, 15 वाला कैसा लिखें, 50 वाला कैसा लिखें और 100 वाला कैसा लिखें, आइए शुरू करते हैं। देखो रटना कुछ भी नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगा लिखना, कैसे लिखना है। देखो शब्द क्या है, सबसे पहला शब्द है आपका भूपार्क। आप कहेंगे यह है आपका भूपार्क, इससे आप क्या समझते हैं, 2 नंबर में पूछा है, शब्दों की सीमा आपके पास में है 15 और आरपीएससी आपको लाइन देती है 4। आप कह देंगे मेरे तो 15 शब्द यहीं हो रहे हैं, मैं इतना लिखूंगा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा किफ़ायती इंसान हूँ। तो ये किफ़ायती इंसानियत आपके आरपीएससी के कॉपी में नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि आरपीएससी ने यदि 4 लाइन दी है तो कुछ सोच के दिया है, जितना आ सकता है उसको वहां पे उड़ेल के आना है। मेन पॉइंट है वो पहले आ जाना चाहिए, ये लाइनें खाली नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी चीजें आपको क्या है बता के आना चाहिए। अब देखो शब्द आया आपके भूपार्क, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये भूपार्क होता क्या। देखो एक बार ये आपका भूपार्क, इस कॉन्सेप्ट को समझना, ये होता क्या है। इधर इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा, सबसे पहले मान लेते हैं ये एक क्षेत्र है, क्या है, आप कहेंगे ये क्षेत्र है, तो क्षेत्र का मैं नाम दे रहा हूं सुनना, इस नाम क्या है, एक है आपका एकल, क्या है एकल है, मतलब इसके आसपास वाले क्षेत्र में से ये अकेला ऐसा क्षेत्र है। दूसरा इसका नाम है इंटीग्रेटेड, एक ऐसा क्षेत्र जो एकल व एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र है, क्या है भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र, अच्छी बात है। इस भौगोलिक क्षेत्र का हमें इस प्रकार से मैनेजमेंट करना है जिससे आपके 3 चीजों फुलफिल हो जाए। कितनी चीज, 3। आप बोलेंगे कौन सी, एक आपका एजुकेशन का नजरिया, मतलब जो भी ज्योग्राफी का टीचर होगा वो उसको क्या एजुकेशन के दृष्टिकोण से देखेगा, अध्ययन के दृष्टिकोण से, वो भी फुलफिल होना चाहिए। एक आपके क्या है शिक्षा का दृष्टिकोण पूरा हो जाए। दूसरा आपके क्या है सतत विकास का कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, पूरा हो जाए। और तीसरा आपके क्या है संरक्षण का, आपके क्या है उस क्षेत्र की क्या हो जाए संरक्षण हो जाए। इन सब शब्दों को मिलाएंगे तो आपके क्या है भूपार्क क्या होता है उसकी परिभाषाएं बन जाएगी। तो भूपार्क क्या होता है, एक ऐसा एकल एकीकृत क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र जिसका उद्देश्य है संरक्षण, शिक्षा और आपका सतत विकास के दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए करते हुए अंतर्राष्ट्रीय भूपार्क महत्व के स्थलों और परिदृश्यों का प्रबंधन किया जाता है, उसे ही आपके क्या कहा जाता है, आप कहेंगे भूपार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, आप कह देंगे भूपार्क कहा जाता है। तो लिखिएगा इसकी परिभाषा, इसको समझ लिया होगा क्या होता है वो सारी चीजें। अब देखो इसको लिखो, अब इसका हम आंसर लिखते हैं क्या होना चाहिए, तो हम उसको समझा देंगे अगले वाले को क्या होगा इसका आंसर। लिखो भूपार्क एक एकल एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र है जिसका उद्देश्य आपका संरक्षण, शिक्षा व सतत विकास
के दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए, दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय क्या है, शिक्षा संरक्षण, शिक्षा सतत विकास के दृष्टिकोण को मजबूत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्थलों, भूवैज्ञानिक आप कहेंगे स्थलों एवं परिदृश्यों, परिदृश्यों को प्रबंधित करने की संकल्पना है। यह एक बॉटम अप अप्रोच है। कौन सी है? यह एक आपकी बॉटम अप अप्रोच है जिसके अंतर्गत इनके संरक्षण के लिए, किनके, इनके यानी जिसके अंतर्गत भूपार्क के संरक्षण में, भूपार्क के आपका जो संरक्षण है, संरक्षण में आप कहेंगे लोगों की सहभागिता निर्धारित की जाती है। क्या ये परिभाषा ठीक नहीं है? भूपार्क से आप क्या समझे? आपको लाइनें दी थी, क्या इन लाइनों में नहीं आया आंसर पूरा का पूरा? भूपार्क एक एकल, अब देखो थोड़ी ज़्यादा आपको क्या होशियारी दिखानी पड़ेगी, दूसरे से ज़्यादा नंबर लेना है तो आपको तो कुछ दिखाना पड़ेगा भाई। अब क्या दिखाओगे? तो यहाँ तो मैं आपको सामने अलग कलर कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको क्या है, ब्लैक पेन से करना है। क्या करना है? भूपार्क एकल एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र है जिसका आपका संरक्षण, शिक्षा और सतत विकास के दृष्टिकोण से आपके अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्थलों व परिदृश्यों का प्रबंधन करने की, आपके प्रबंधित करने की संकल्पना है। ये आपकी एक क्या है, आप कहेंगे बॉटम अप अप्रोच है जिसमें आपकी लोगों की सहभागिता है। मतलब इतना सुंदर आपकी क्या है आंसर होना चाहिए जिसे देखते ही एग्जामिनर क्या करे, उसको पसंद करे और आपको क्या दे दे, नंबर दे दे। तो भूपार्क के बारे में आज के बाद आपको सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि भूपार्क क्या होता है। तो आप कहेंगे ये एक एकल एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र है जिसका उद्देश्य संरक्षण, शिक्षा व सतत विकास के दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्थलों एवं परिदृश्यों को प्रबंधित करने की संकल्पना है। यह एक बॉटम अप अप्रोच है जिसके अंतर्गत भूपार्क के संरक्षण में लोगों की सहभागिता निर्धारित की जाती है। तो ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया भूपार्क वाले शब्द का। तो आपके जियो पार्क के बारे में 15 शब्दों में पूछे तो ये लिख के आना है, 100 शब्दों में पूछे तो सबसे पहले परिभाषा आपको क्या लिखनी पड़ेगी, आप कहेंगे यही लिखनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई जियो टूरिज्म की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो आप कहेंगे ये जियो टूरिज्म की बात कर रहा है। तो जियो टूरिज्म होता क्या है? व्हाट इज द जियो टूरिज्म? ये भी आपसे पूछ लिया है 15 शब्दों के अंतर्गत। कितने में पूछा है? तो आप कहेंगे 15 में पूछा है। तो जियो टूरिज्म क्या होता है? सबसे पहली चीज, जैसे सबसे पहले इसको समझते हैं। ये एक भूगोलवेत्ता है, मान लेते हैं भूगोल का विद्यार्थी है, और ये आपके क्या है, रामगढ़ क्रेटर है।
ये विद्यार्थी पीएचडी कर रहा है, ये यहाँ पे क्यों जाएगा? क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं उसका अध्ययन करना चाहेगा वो। भौगोलिक विविधता के अध्ययन करने के लिए किया गया जो पर्यटन है, किया गया परिवहन है, वही क्या कहलाता है? आपका भू पर्यटन है। क्या कहलाता है? तो एक विद्यार्थी, आपके शोधार्थी, आपका आप कहेंगे वो शोध करने के लिए रामगढ़ कलेक्टर जाता है। वो क्यों जाता है? क्योंकि उसे भौगोलिक विविधता के बारे में क्या करना है? आपके इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है। ये इन्फॉर्मेशन तभी इकट्ठा हो पाएगी जब वो उस स्थान पर जाके क्या करेगा? पर्यटन करेगा। आप जियोग्राफी में पढ़ते होंगे, कुछ थिंकर ऐसे होते हैं, भूगोलवेता ऐसे होते हैं, कुछ सीख के भूगोलवेता, मतलब दूसरों की किताबें पढ़ी और अपना रिसर्च पेपर छाप दिया। कुछ भूगोलवेता जैसे हम्बोल्ट जैसे भूगोलवेता क्या है? वो रियल सिचुएशन में जाके वहाँ पे देख के आए थे चीज़ों को। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसी स्थान की भौगोलिक विविधता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से। तो लिखिए इसके बारे में आंसर। किसी स्थान की भौगोलिक विविधता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया पर्यटन ही भू पर्यटन कहलाता है। कौन सा पर्यटन कहलाता है? आप कहेंगे भू पर्यटन। कौन सा पर्यटन? आप कहेंगे भू पर्यटन कहलाता है। साथ ही इसका उद्देश्य वहां के निवासियों के निवासियों के कल्याण के साथ साथ सौंदर्यपरक, निवासियों के कल्याण के साथ साथ सौंदर्यपरक व पर्यावरण का भौगोलिक दृष्टि से आपके क्या करना? अध्ययन करना। क्या है? तो पर्यावरण का भूवैज्ञानिक महत्व से अध्ययन करना। ये लो, कितनी अच्छी बात है, आंसर कंप्लीट हो गया आपका। क्या है? आप कहेंगे आरएस मेंस में यदि 15 नंबर में पूछे तो ये लिख के आ जाना भाई। क्या लिखना है? कि किसी स्थान की आपके क्या भौगोलिक विविधता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया पर्यटन। अरे आरएस मेंस सबसे इजी है लिखना, आपके तोड़ना जोड़ना ही तो है। जो शब्द दे रखा है उसके बारे में नॉलेज हो तो आपका क्या है? आंसर आ जाएगा। तो इस शब्द के बारे में नॉलेज होना चाहिए आपका, क्या हो सकता है। आपको इतनी सोचने की पावर आ जाएगी जब हम 4000 मेंस के क्वेश्चनों का क्या डिस्कशन कर लेंगे। तो आपके क्या उसके उद्देश्य से किया गया पर्यटन भू पर्यटन है। इसका आपका उद्देश्य कौन सा है? तो आप कहेंगे वहाँ के जो निवासी है उनका कल्याण सुनिश्चित करना। वहाँ के निवासी उनका कल्याण सुनिश्चित करना, वहाँ का सौंदर्य है उसको बनाए रखना, वहाँ का जो पर्यावरण है उसका आपका भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, भूवैज्ञानिक महत्व से क्या करना? अध्ययन करना। जब आप भूवैज्ञानिक महत्व से अध्ययन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे उसे भू पर्यटन कहेंगे। क्या कह देंगे भाई? तो आप कह देंगे उसे भू पर्यटन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा भू पर्यटन आपके कहा जाएगा, भू पर्यटन कहा जाएगा इसको। तो इसके बाद में आपके भू पर्यटन के बारे में इतनी चीजें आपको क्या मालूम होना चाहिए।
कि पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का आपको महत्व स्पष्ट करना है, तो लिखिएगा। इसको हम 3 दृष्टिकोणों से महत्व को देखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का महत्व। सबसे पहले आपके कहां पे वैश्विक महत्व, दूसरा आपका कौन सा है वैश्विक महत्व, दूसरा भारत में महत्व, तीसरा राजस्थान, अब वैश्विक महत्व के अंतर्गत क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल, तीसरा क्या है सौर ऊर्जा का विशाल भंडार, सौर ऊर्जा का विशाल भंडार। भारत में महत्व देखेंगे तो क्या लिखेंगे, भारतीय मानसून की उत्पत्ति, क्योंकि लो प्रेशर का बेल्ट यही ज्यादा बनता है तो उसमें योगदान हो गया। दूसरा आपके क्या है अक्षय ऊर्जा की विपुल संभावना, अब राजस्थान में महत्व क्या होगा, तो आप लिखेंगे अधात्विक खनिजों की दृष्टि से परिपूर्ण दूसरा मरुस्थलीय पर्यटन, तीसरा आपका शुष्क कृषि, चौथा आपका पेट्रोलियम कोयला व गैस के भंडार। इस दृष्टिकोण से भी आपके क्या है ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का महत्व पूछे तो आपको याद होना चाहिए। पलाया और बजादा पर आपको टिप्पणी करनी है। पलाया है एक तरफ आपका बजादा है, तो दोनों को हम भी अलग अलग करके लिख लेते हैं। एक तरफ आपका पलाया और एक तरफ आपका बजादा। क्या होता है पलाया और बजाता, तो लिखेंगे मरुस्थलीय भागों में बरसात के द्वारा अपवाहित जल से निर्मित अस्थायी जिलों को पलाया कहा जाता है। जैसलमेर में
सर्वाधिक पलाया जिले हैं। जैसलमेर में आपके क्या है, सर्वाधिक पलाया जिले हैं। दूसरा आपका बजादा क्या है, तो लिखेंगे प्रवाहित जल के द्वारा अपने साथ लाए हुए कंकड़ पत्थरों को पलाया में विसर्जित होने से पूर्व जमा कर दिए जाते हैं तो इस कंकड़ नुमा क्षेत्र को बजादा कहा जाता है। तो इस कंकड़ नुमा क्षेत्र को आपके क्या है, बजादा कहा जाता है। याद रखिएगा बजादा और पलाया के बारे में। प्रश्न क्या है, अरावली पर्वतीय प्रदेश पर विस्तार से आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। तो लिखिएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में कि आज से 4.88 अरब वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन कल्प में गोंडवाना क्षेत्र में वलन की प्रक्रिया के द्वारा अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। यह इसको उत्तरी अमेरिका वाली तो इसके बाद में बनी, तो उसके समकक्ष तो नहीं है। वर्तमान में ये लिख देते हैं, वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत श्रेणी के रूप में वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है ना, उसके रूप में यह विद्यमान है। फिर क्या लिखेंगे, यह गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर दिल्ली की रायसीना हिल्स तक 692 किलोमीटर में फैली हुई है। राजस्थान में
राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी है तो इसके बारे में आपको बता देना है। औसत ऊंचाई इसकी औसत ऊंचाई 950 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है भाई? 950 मीटर है, इसको याद रखना। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। यह उत्तर पूर्व से की ओर विस्तृत है। इसका सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में तथा सर्वाधिक ऊंचाई इसका सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में तथा सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में है। अरावली पर्वत की ऊंचाई की भिन्नता के कारण राजस्थान में इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1, उत्तरी अरावली पर्वत। इस पर्वतीय खंड का विस्तार अलवर, खेड़तल, तिजारा, अलवर, खेड़तल आपका तिजारा, जयपुर, शिखर, झुंझुनू, नीम का थाना क्षेत्र में इसकी औसत ऊंचाई इसकी 450 मीटर यह क्रमबद्ध न होने के कारण इस क्षेत्र में
इस क्षेत्र में दर्रे नहीं है, उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, रघुनाथगढ़ शिखर में है। कहाँ पे भाई? रघुनाथगढ़ आपके शिखर के अंतर्गत है। दूसरा आपका कौन सा है? मध्य अरावली। मध्य अरावली पर्वत, तो क्या लिखेंगे? यह जयपुर के कुछ हिस्से दूदू, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई 750 तथा इसका सर्वोच्च शिखर इसके अंतर्गत दर्रे अवस्थित है, जैसे बरबिलाड़ा दर्रा, सुरवेरिया, परवेरिया दर्रा, हाथीगुड़ा नाल इत्यादि। इसके बाद में आपका कौन सा आता है? दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली पर्वत, इसका विस्तार सिरोही, उदयपुर व राजसमंद, इसका विस्तार सिरोही, उदयपुर व राजसमंद जिलों में है। इस अरावली पर्वत का चौड़ाई व ऊंचाई सर्वाधिक है। इस क्षेत्र में राजस्थान का सर्वोच्च शिखर 1722 मीटर गुरु शिखर अरावली
गुरु शिखर अरावली खंड में गुरु शिखर अरावली, गुरु शिखर सिरोही, आबू पर्वत पर यहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो आप कहेंगे यहाँ पे आपके सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो इसको याद करना भाई, प्रश्न को पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषताएं लिखिए। पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसकी विशेषताएं। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहली पूर्वी मैदानी प्रदेश ऐसे लिख दें, पूर्वी मैदानी प्रदेश उत्तर भारत के विशाल मैदान का हिस्सा है, पहली चीज। दूसरा आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश जलोढ़ मृदा से निर्मित होने के कारण अत्यधिक उपजाऊ है। तीसरा खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से सबसे निर्धन प्रदेश है। चौथी विशेषता सर्वाधिक जनघनत्व इस क्षेत्र में पाया जाता है। इसका भौगोलिक क्षेत्र राज्य का 23% है, जबकि यहाँ जनसंख्या 39% है। फिर आपके इस क्षेत्र में वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इसमें आर्द्र जलवायु पाई जाती है। सातवां चंबल, बनास, बाणगंगा इत्यादि नदियां प्रवाहित होती है। इत्यादि नदियां आपके क्या होती है? आप कहेंगे इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषताओं में आपको बता देना है कि यहाँ पे क्या है,
ये सारी चीजें इसको याद करके चलिएगा। प्रश्न है आपका खेराड़। खेराड़ किसे कहते हैं ये पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? जहाजपुर भीलवाड़ा भीलवाड़ा से बूंदी व टोंक के मध्य का उबड़ खाबड़ क्षेत्र खेराड़ कहलाता है। जहाजपुर से बूंदी व आपके टोंक के मध्य का जो क्षेत्र है वो उबड़ खाबड़ है, उसे आपके किसके नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे खेराड़ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? खेराड़ के नाम से। तो याद रखिएगा खेराड़ किसे कहते हैं। महान सीमा भ्रंश पर आपको क्या करनी है? टिप्पणी करनी है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के बारे में पूछा है तो लिखेंगे महान सीमा भ्रंश अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य चित्तौड़गढ़ से सवाई माधोपुर करौली तक मध्य अवस्थित है। इसका विस्तार चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर व जिलों में है। इसका सर्वोच्च शिखर शातुर बूंदी में। यह राजस्थान का एक आपके क्या है? भू पार्क है। यह राजस्थान का एक आपके क्या है? भू पार्क है। इसको याद रखिएगा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की आपको क्या करनी है? विवेचना करनी है। क्या करनी भाई? विवेचना। तो लिखिए ये राजस्थान की एक महत्वाकांक्षी पेयजल एवं सिंचाई परियोजना है। इसके अंतर्गत मानसून के दौरान चंबल नदी बेसिन की सहायक नदी बेसिनों काली सिंध, पार्वती, कूल, कुन्नू, मेज,
बेसिनों के अधिशेष जल को अपवर्तित करके बनास, बाणगंगा, मोरेल, गंभीर व कालीसील नदियों के अंतर्गत आप कहेंगे छोड़ना। इस परियोजना से मतलब इस परियोजना से राजस्थान के 13 जिलों को वर्ष 2051 तक 13 जिले वर्ष 2000 तक लाभान्वित होंगे तथा सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के माध्यम से 2 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि का विस्तार होगा। प्रश्न क्या है, आपको नहीं लगता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के लिए वरदान के साथ अभिशाप साबित होगी? नहीं। यदि नहीं तो अपने पक्ष में तर्क, यदि हां तो अपने पक्ष में तर्क। क्या लिखेंगे? इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब के हरीके बैराज से निकाली गई है। कहाँ से? पंजाब के हरीके बैराज से निकाली गई है। यह पंजाब, राजस्थान, ये पंजाब, राजस्थान व हरियाणा की परियोजना है। राजस्थान के पश्चिमी भाग, के विकास के लिए यह परियोजना एक वरदान साबित हुई है। वरदान क्योंकि नंबर 1,
पश्चिमी भाग में नहरी सिंचाई में वृद्धि के कारण सिंचित कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है। नंबर 2, पेयजल आपूर्ति में वृद्धि जिससे जल संकट की समस्या का समाधान हुआ। नंबर 3, इसके कारण खाद्यान्न उपलब्धता एवं खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित हुई। नंबर 4, कृषि क्षेत्र के साथ चारागाह विकास के कारण पशुपालन को बल मिला। औद्योगिक विकास को गति मिली। पश्चिमी राजस्थान में वन घनत्व जनघनत्व में वृद्धि हुई है। 7 नंबर, सूखा, अकाल व सूखा के कष्टकारी प्रभावों में कमी आई। और 8 नंबर में आप कहेंगे मरुस्थलीय विस्तार पर रोक लगी। ये तो आपके वरदान, लेकिन इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कुछ नकारात्मक पक्ष भी उभर कर सामने आए हैं, जिसके कारण यह अभिशाप साबित हो सकती है। नंबर 1, अत्यधिक सिंचाई के कारण जलाक्रांत की
समस्या व सेम की समस्या उत्पन्न हुई है। दूसरा आपके इसके कारण कृषि जलवायु प्रदेश के विपरीत फसल पैटर्न विकसित हुआ है। जो कि जलवायु परिवर्तन के दौर में अनुचित है। इस परियोजना के कारण गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में वन घनत्व वृद्धि होने के कारण निम्न दाब का क्षेत्र कम बनता है। जिसके कारण भारतीय मानसून प्रभावित हुआ। जिसके कारण भारतीय मानसून जिसके कारण आप कहेंगे जो भारतीय मानसून वो भी आपके इससे क्या होने लग गया, प्रभावित होने लग गया है। और अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा की कसावट में कमी आई है। अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा की कसावट में कमी आई है। अत्यधिक सिंचाई के कारण आपके मृदा की जो कसावट थी उसमें आपके कमी आई। इसको याद करके चलना है।